friends, welcome to my YouTube channel. You are watching Study with Pratik, and today in Study with Pratik we are going to discuss the third chapter of class 12th geography textbook, that is Fundamentals of Human Geography, and the name of the chapter is Population Composition. So firstly we will try to discuss about what is population composition. So population composition can be also be termed to as sex composition. Sex, you know, it is gender, the male or the female, and composition. So the ratio between the number of women and men in the population is called sex ratio. So sex ratio, sex composition, or you can say the population composition, how the population is composed of females, the number of females and the number of males, or you can say women and men. It is calculated by using the formula which is male population by female population multiplied by 1000 और नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स. ओके, तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जितनी भी विकसित देश है, वहाँ पे इसी तरह से जो है सेक्स कंपोजिशन है वो काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के कंटेक्स्ट में it is calculated by the formula female population by male population multiplied by 1000, or you can say number of females per 1000 males. So many times you have seen, even in your class 9th you have learned, in your class 10th you have learned that sex composition is given. It is given like in the state of Maharashtra, for example, let's take a rough figure कि there are 800 and something females out of 1000 males. So this is sex composition. All right. Now, sex ratio is an important information about the status of women in a country. किसी भी देश में महिलाओं की जो स्थिति है उसको बताने का सबसे इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन जो हमें देता है, इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है सेक्स रेशियो. अब हम बात करते हैं रीजन्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेवरेबल सेक्स रेशियो फॉर वुमेन प्रैक्टिसेस के बारे में. तो वो कौन सी प्रैक्टिसेस है, वो कौन सी जो हम बोलते हैं जो टैबूज आजकल होते हैं, पहले बहुत हुआ करते थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे, वो कैसी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस है, मिस प्रैक्टिसेस है जो नहीं करनी चाहिए, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और अनफेवरेबल सेक्स रेशियो को बढ़ावा देती है, जिसमें आता है फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रिवेलेंट. So these are some factors due to which the gender discrimination and unfavorable sex ratio is prevailing. The reason for this is the lower socio-economic status of women in these areas. इन इलाकों में जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है विमेन का, महिलाओं का, वो कम है पुरुषों के मुताबिक, इसलिए यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें होती है. आज भी भारत के ऐसे कई राज्य है जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और अनफेवरेबल सेक्स रेशियो विमेन का है, क्योंकि ये सारे रीजंस है. नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज, ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये बताता है कि फीमेल्स हैव अ बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल्स एज दे टेंड टू बी मोर रेजिलिएंट than males, yet this advantage is cancelled out by social disadvantages and discriminations that they face. क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि नेचुरल एडवांटेज है ना, बायोलॉजिकल एडवांटेज, ये महिलाओं को पुरुषों के मुताबिक ज़्यादा मिलता है. महिलाएं मोर रिजिलिएंट, ज़्यादा सक्षम होती है कहीं भी किसी भी इलाके में अपने आप को ढालने में. अगर किसी पुरुष को शादी के बाद महिला के घर जाना पड़े तो वो नहीं ढाल पाएगा अपने आप को, लेकिन महिलाएं ढाल लेती है. दैट इज बिकॉज दे गॉट अ नेचुरल एडवांटेज. लेकिन इन सोशल डिसएडवांटेजेस के कारण, फॉर एग्जाम्पल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अनफेवरेबल सेक्स रेशियो एंड मेनी अदर पॉइंट्स, दिस ऑल थिंग्स गेट इक्वलाइज्ड. अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में. ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है चैप्टर का, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से पूछे जा सकते हैं और इन सालों में पूछे गए हैं. एवरेज वर्ल्ड पॉपुलेशन सेक्स रेशियो की हम बात करें तो एवरेज पूरे विश्व का जो सेक्स रेशियो है, एवरेज सेक्स रेशियो वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वो क्या है? 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स. 100 फीमेल्स में 102 मेल्स.
ये है एवरेज वर्ल्ड पॉपुलेशन सेक्स रेशियो। कंट्री विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें पूरे विश्व में तो वो लाटविया है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ईस्टर्न यूरोप का ये एक देश है जिसका जो सेक्स रेशियो वो है 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। सोचो, 100 फीमेल्स के बीच 85 मेल्स है, पुरुष है। गूगल की अकॉर्डिंग टू गूगल अगर हम बात करें अभी की करंट सिनेरियो की, करंट अफेयर की, तो इट इज नाउ ऑन द थर्ड पोजीशन। व्हाट? लाटविया इज इन द थर्ड पोजीशन आफ्टर नेपाल एंड हांगकांग। नेपाल में 84.55 है, हांगकांग में 84.78 है। ठीक है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है अभी के लिए करंट सिनेरियो में नेपाल का है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑफ कोर्स यू विल राइट लाटविया, बिकॉज आवर टेक्स्ट बुक, इन आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इट इज गिवन लाटविया। कंट्री विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, वे पहले से ही इसमें कोई चेंज नहीं आया है, कतार। आज भी और पहले भी ये लोएस्ट सेक्स रेशियो वाला देश रहा है। 311 मेल्स में यहाँ पे जो फीमेल्स की संख्या है वो सिर्फ 100 है। ओके, तो 100 फीमेल्स के बीच 311 मेल्स पुरुष है। ये एशिया का देश है कतार। लाटविया ईस्टर्न यूरोप का एक देश है। सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन 139 countries of the world and unfavorable for them in the remaining 72 countries listed by the United Nations. ओके, तो 72 कंट्रीज है जहां पे अनफेवरेबल है सेक्स रेशियो विमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए, और 139 कंट्रीज है जहां पे ये फेवरेबल है। ये आप कतार की सेक्स रेशियो देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड में, बिल्कुल आसानी से आप रेड कलर में देख सकते हो कि कितनी बुरी तरह से यहाँ पे फीमेल की जनसंख्या मेल्स के मुताबिक है। एशिया हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव अ लोअर सेक्स रेशियो। ये फैक्ट्स है, 1 मार्क क्वेश्चन में बी आस्क्ड from this point. Greater part of Europe, including Russia, where males are in minority. सोचिए, यूरोप के ज्यादातर हिस्से में पुरुष, ओके, यूरोप में जिसमें रशिया भी शामिल हो जाता है, पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुताबिक कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल्स है, महिलाएं हैं, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो बेहतर है। एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन, यहाँ पे प्रवास हो रहा है, पुरुष यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे खंडों में, महाखंडों में जा रहे, महाद्वीपों में जा रहे, कॉन्टिनेंट्स में जा रहे, यूरोप छोड़ के। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन। पुरुष यहाँ से जा रहे बाहर, इसलिए यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या कंपैरेटिवली अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन कंट्रीज एंड देयर सेक्स रेशियोज। उनका सेक्स रेशियो आप देख सकते हो, इंडिया का सेक्स रेशियो है 933, चाइना का 944। उसी तरह से यहाँ पे यूएस है जो अमेरिकन कंट्री है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पे जितने भी एशियन कंट्रीज है उनकी जो सेक्स रेशियोज है वो दूसरे कंट्रीज के मुताबिक कम है। अब हम बात करेंगे एज स्ट्रक्चर के बारे में कि एज स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। डेफिनेशन फॉर दिस एज स्ट्रक्चर, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के संख्या, निर्धारित संख्या बताती है एज स्ट्रक्चर हमें। इसमें हम एज स्ट्रक्चर पिरामिड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 15 टू 59 की जो एज है वो पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन कही जाती है, और 60 से ज़्यादा, अबव 60 की जो एज है उसको वर्किंग नहीं बल्कि एजिंग पॉपुलेशन कही जाती है, बूढ़ी होती हुई जनसंख्या। एंड इट रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अबव 60 की एज की जो पॉपुलेशन है उन्हें। हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन का मतलब है कि द रीजन हैज अ हाई बर्थ रेट एंड द पॉपुलेशन इज यूथफुल। पॉपुलेशन जो है वो युवा जनसंख्या है, जहाँ पे प्रोपोर्शन जो है यंग पॉपुलेशन का ज्यादा है, वहां पे ऐसा कहा जाता है। एज सेक्स पिरामिड की बात करते हैं तो इसके डेफिनेशन पहले देखते हैं कि द एज सेक्स पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन
refers to the number of females and males in different age groups. अलग अलग एज ग्रुप्स में फीमेल्स और मेल्स की जो जनसंख्या है, जो नंबर है, वो हमें एज सेक्स पिरामिड से पता चलती है. A population pyramid is used to show the age sex structure of the population. किसी भी population की age sex structure को बताने में population pyramid हमें help करता है. The shape of the population pyramid reflects the characteristic of the population. वो कैसे, हम आने वाले छोटे छोटे सब पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. The left side of the age sex pyramid shows percentage of males and the right side shows percentage of females या women in each group. यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन एज सेक्स पिरामिड. ये किसका है? ये इंडिया का है. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड मेल्स को रिप्रेजेंट करता है और राइट साइड जो रेड कलर में है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है. तो आप देख सकते हो जो हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो कांस्टेंट जैसा लग रहा. कांस्टेंट नहीं, लेकिन एक्सपैंड होता है बेस की तरफ और ऊपर डिक्लाइन होता जाता है. एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड होता है ये. जैसे इंडिया का यहाँ पे आपने देखा, दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, वाइड बेस एंड इज टिपिकल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज. कुछ कम विकसित देशों की ये पिरामिड होता है. लार्जर पॉपुलेशंस इन लोअर एज ग्रुप्स ड्यू टू हाई बर्थ रेट्स. क्योंकि यहाँ पे जो बर्थ रेट है, जो शिशु का जो जन्म दर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो बेस है, ओके, छोटे जो एज ग्रुप्स है उसमें जनसंख्या ज़्यादा होती है और जैसे बूढ़े होते जाते वो मरते जाते. तो इसका जो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है वो ट्रायंगुलर शेप पिरामिड होगा. एग्जाम्पल्स में बांग्लादेश, मेक्सिको, नाइजीरिया एंड ऑफ कोर्स अवर इंडिया. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ पॉपुलेशन एज सेक्स पिरामिड ऑफ द कंट्री कॉल्ड नाइजीरिया. 2003 का यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है. किस तरह से ट्रायंगुलर शेप्ड ये पॉपुलेशन पिरामिड है वो आप देख सकते हैं. कांस्टेंट पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड इज अ बेल शेप्ड 7 tapered towards the top. It is not 7, it is and. Okay, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा. It is and. All right. ऑस्ट्रेलियाज एज सेक्स पिरामिड बेल शेप्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, और ऊपर की तरफ वो टेपर्ड होता है. टेपर्ड मतलब आप जानते हो ना, बहुत सारे टेपर्ड रूफ वाले घर होते हैं. जैसे कि ये घर हो गया, इसका जो रूफ है वो क्या है? टेपर्ड है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेपर्ड है. ओके, ट्रायंगुलर. बर्थ एंड डेथ रेट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल लीडिंग टू अ नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन. बर्थ रेट भी इक्वल होगा ऑलमोस्ट, डेथ रेट भी इक्वल होगा, इसलिए इसमें कांस्टेंट पॉपुलेशन होता है. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की बात करें तो जापान का पिरामिड इज अ गुड एग्जांपल. नैरो बेस, इसका जो बेस होता है वो नैरो होता है. टेपर टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स. तो यहाँ पे बर्थ भी कम होता है और डेथ भी कम होता है. बीच में बढ़ जाता है. बीच में क्यों बढ़ जाएगा? बहुत सारे रीजंस होते हैं. एक रीजन ये भी हो सकता है कि माइग्रेशन हो रहा हो, इन माइग्रेशन हो रहा हो. पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली जीरो और नेगेटिव, फॉर एग्जांपल जापान. एजिंग पॉपुलेशन की अब बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एजिंग पॉपुलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. तो पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लार्जर. जैसे किन देशों में होता है, जैसे जापान जैसे देशों में होता है, चाइना जैसे देशों में होता है कि एक टाइम आता है जब ओल्डर पॉपुलेशन की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, तब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ाना पड़ता है इन लोगों के लिए. तो इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन हायर एज ग्रुप्स हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी आगे बढ़ रही है, इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ रही है. और दूसरा पॉइंट क्या है? रिडक्शन इन बर्थ रेट्स. बर्थ रेट्स में कम होना. ओके, बर्थ रेट्स कम होना. द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड. और पॉपुलेशन जो चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशंस आर गेटिंग ओल्डर बाय जो 2025. आप देख सकते हैं जितना भी ब्लू एरिया है वहाँ पे 60 ईयर्स या उससे ओल्डर की जनसंख्या 30% से भी ज्यादा की हो जाएगी. रूरल अर्बन कंपोजिशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और बड़ा लंबा चौड़ा भी है.
तो why it is necessary, why this rural urban composition is necessary? Because rural and urban lifestyles differs from each other in terms of their livelihood and social conditions. लाइवलीहुड में चेंज हो जाता है, सोशल कंडीशंस में भी चेंज हो जाता है. जैसे अर्बन सिटीज में आपको जैसे मिलेगा, जैसे विलेजेस में मिलेगा, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. Age, sex, occupational structure, density of the population and level of development vary between rural and urban areas. Okay, age, sex, occupational structure जैसे occupation महिलाओं का विलेज एरिया में, रूरल एरिया में हो गया एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन और कुछ बहुत ही विलेज एरिया वर्क हो गए. और अगर सिटी एरियाज की बात करें तो वो जॉब में जाएंगे, टीचिंग करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी विलेज में कम हो जाती है, सिटीज में बढ़ जाती है. लेवल ऑफ डेवलपमेंट सिटीज में ज़्यादा होता है, विलेजेस में कम होता है. तो इसलिए रूरल अर्बन एरियाज में डिफरेंस करना और उनका कंपोजिशन करना इट इज़ इंपॉर्टेंट. रूरल एरियाज की बात करें तो दोज वेयर पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज. एंड व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज? यू नो वेरी वेल, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट्स ऑल्सो द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. अर्बन एरियाज की बात करें तो दोज व्हेन मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन द नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज. एंड व्हाट आर द नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज? द एक्टिविटीज विच आर related to the manufacturing sector, which are related to the giving of service, providing service. अब हम बात करते हैं रूरल अर्बन डिफरेंसेस इन सेक्स रेशियो की. तो इन कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज like Finland are just the opposite of those in African and Asian countries like Zimbabwe and Nepal. तो रूरल अर्बन कंपोजिशन जो डिफरेंसेस है वो जो कनाडा और वेस्टर्न यूरोप में आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल अलग होगा अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के मुताबिक, जैसे जिम्बाब्वे और नेपाल. तो जिम्बाब्वे और नेपाल के जो विलेजेस है वो बहुत ही पिछड़े होंगे, विकसित नहीं होंगे. लेकिन कनाडा और फिनलैंड जैसी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ के विलेजेस भी बहुत ज़्यादा विकसित होंगे. कनाडा हम क्या कहते हैं? कनाडा इज द कंट्री ऑफ विलेजेस. वहाँ पे देर आर एन नंबर ऑफ विलेजेस. तो इतने विलेजेस होगा और इतना डेवलप्ड कंट्री है तो ऑफकोर्स उनके विलेजेस भी बहुत डेवलप्ड होंगे. लेकिन अगर हम अफ्रीकन एशियन कंट्रीज के विलेजेस देख ले, इंडिया, नेपाल, जिम्बाब्वे के विलेजेस देख ले, देन दे आर नॉट दैट डेवलप्ड. तो दिस ऑल्सो differs from continent to continent. The access of females in urban areas of USA, Canada and Europe is the result of influx of females from rural areas to avail the vast job opportunities. Okay, females village areas से कहाँ आ रही है? अर्बन एरियाज में आ रही है. क्यों? क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, है ना. उनको क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उनको जॉब चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको रोजगार चाहिए. इसीलिए वो रूरल एरियाज से कहाँ आ रही है? अर्बन एरियाज में आ रही है. एंड दैट इज बिकॉज दिस इज ऑल माइग्रेशन. एंड वेयर इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग इन द कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, यूरोप. फार्मिंग की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो फार्मिंग है हमने पहले ही देखा था एग्रीकल्चर चैप्टर में कि वो हाईली मैकेनाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, मशीनरी का यूज़ होता है बड़ी बड़ी. एंड रिमेन्स अ लार्जली मेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशन. मेल ऑक्यूपेशन होता है, इसमें फीमेल ज़्यादा काम नहीं करती. कहाँ पे? डेवलप्ड कंट्रीज़ में. लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे सिनेरियो अलग है. सेक्स रेशियो इन एशियन अर्बन एरियाज रिमेन्स मेल डोमिनेटेड ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल माइग्रेशन. मेल माइग्रेशन क्योंकि ज़्यादा है एशियन अर्बन एरियाज में, तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है अर्बन एरियाज में एशिया के, वहाँ पे मेल डोमिनेटेड रहता है सेक्स रेशियो. अगर इंडिया की बात करें तो इन इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज इज़ फेयरली हाई. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा पिछली स्लाइड में कि किस तरह यूएसए, कनाडा और यूरोप जैसी कंट्रीज़ में और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे मेल ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर. लेकिन इंडिया में रूरल एरियाज़ में आप देख सकते हो फीमेल पार्टिसिपेशन फेयरली ज़्यादा है इंडिया में दूसरे देशों के मुताबिक. Reasons for women migration, what are the reasons? The first reason can be shortage of housing. Second can be high cost of living. The third can be the paucity of job opportunities. And fourth point can be lack of security in cities. तो भारत देश के कंटेक्स्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चारों के चारों. 2 marks question, 3 mark question, 4 mark question may be asked कि what are the reasons for women migration? शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, रहने की सुविधा नहीं है. हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहना है तो रहने में बहुत खर्चा होता है. ओके, जितना कमा के आते हो उसमें से 90% तो खर्चे में निकल जाता है, कुछ सेव हो ही नहीं पाता. पॉसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं.
किसी को जॉब नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रही, ओके, उसकी भी कमी है। लैक ऑफ सिक्योरिटी इन द सिटीज, महिलाओं की सुरक्षा में भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत के कंटेक्स्ट में खड़ा हो जाता है। आजकल आप बहुत देखते हो फीमेल सिक्योरिटी, जो विमेन सिक्योरिटी है, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंडिया में आ रही है। डिस्करेज विमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ओके। तो इसलिए विमेन्स इंडिया में एटलीस्ट रूरल टू अर्बन एरियाज में जाने से कतराती है, सोचती है 10 बार। लिटरेसी की बात करते हैं, लिटरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिटरेसी, proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development as it reveals the first point, standard of living. The second is social status of females. The third is availability of educational facilities. And the fourth and the final point is policies of government. Socio-economic development बताती है किसी भी क्षेत्र की क्या, लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? शिक्षित जनसंख्या। लिटरेसी इज शिक्षण कितना मिलता है लोगों को। जितना ज़्यादा आप जनसंख्या को शिक्षित करेंगे उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उतना से जो सामाजिक जो स्थिति है महिलाओं की वो बढ़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, शिक्षा की जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो बढ़ेगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, वो सारी बढ़ेगी। कब? अगर लिटरेसी होगी, अगर लोग जो है शिक्षित होंगे। इंडिया की बात करें तो इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबाउ 7 years ऑफ एज। इंडिया के कंटेक्स्ट में लिटरेसी किसे कहते हैं? तो लिटरेसी इंडिया के कंटेक्स्ट में उसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो 7 साल से बड़ा हो, 7 साल से बड़ा हो और जो लिखना, पढ़ना और कुछ छोटे छोटे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करना अगर जानता हो, then in India a person can be termed to as literate, okay, who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculations with understanding. That is literacy in India. Adult literacy rates यहाँ पे आप देख सकते हो 2015 और मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशंस आप किस तरह से यहाँ पे एक स्केल दिया है, उसमें 100% लिटरेसी रशिया जैसे देशों में है, पूरा अमेरिका लिटरेट है। लेकिन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ अफ्रीका की और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे लिटरेसी कंपैरेटिवली कम है। ये 2015 का आंकड़ा था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज वुमेन एंड मेन आर द एज ग्रुप फ्रॉम द एज ग्रुप 15 to 59, ओके, 15 to 59 वुमेन और मेन की क्या होती है? वर्किंग पॉपुलेशन होती है। इट टेक्स पार्ट इन द ऑक्यूपेशन रेंजिंग फ्रॉम, ओके, कौन सी रेंज होती है ऑक्यूपेशन की? फर्स्ट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड सर्विसेज। So these are all services where the working population is indulged in. अभी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी पे वापस आ जाते हैं। तो प्राइमरी ऑफ कोर्स वो सारी एक्टिविटीज़ है जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग से रिलेटेड है। सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग। टर्शियरी एक्टिविटीज़ में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज आ जाता है। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो जॉब्स रिलेटेड टू रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग आइडियाज़। तो ये जो क्वार्टरनरी और क्वीनरी जो एक्टिविटीज़ है वो आने वाले चैप्टर्स में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है तो वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें ऐसी जॉब्स हैं जो रिसर्च और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और डेवलपिंग आइडियाज से रिलेटेड हो। यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं किस तरह ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आता है। So thank you very much guys, this was all about this a very small chapter called population composition। क्लास 12th के फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी टेक्स्ट बुक का ये थर्ड चैप्टर था। आई विल very soon come with the next chapter and till that stay tuned and stay happy, or if you have any doubt, any queries or any questions, please feel free to DM me on my Instagram. You can ask me in the comment section below, वो हमेशा खुला है। and if you like this video please make sure आप like करिए। जितना आप like, comment and share करेंगे, जितना आप subscribe करेंगे, उतना मैं grow कर पाऊँगा, उतना मुझे motivation मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा videos आपके लिए लाता रहूँगा। till that stay tuned, stay happy and thank you very much for watching guys।